हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण कुमार। वेलकम टू यूपी स्टडी बोर्ड पर। तो जो हमारी क्लासेस चल रही थी उस पर मैंने बताया था कि एसएसटी के हम इससे पहले 5 सेट सॉल्व कर चुके हैं। तो जिसमें क्या था कि हमने प्रीवियस ईयर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया था, जो 20 एमसीक्यू हमारे चल रहे थे। तो उसी की ये सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है, जिसमें हम सेट 6 सॉल्व करने वाले हैं, जो सन 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर काफ़ी सेट मतलब 5 सेट कर चुके हैं, तो उनमें से आपने देखा भी होगा कि काफ़ी ऐसे क्वेश्चन थे जो रिपीटेड हो रहे थे। तो इस प्रकार से आप अनुमान लगा सकते हो कि आने वाले सन 2025 के जितने भी 20 एमसीक्यू होंगे वो रिपीटेड में ही आपको मिल जाएंगे और 25 में आने वाले सभी एमसीक्यू आप पूरे कर लोगे। तो चलिए फिर इससे स्टार्ट करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया वियना संधि कब हुई थी। तो वियना संधि की बात की जाए, फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन के पराजय होने पर वियना संधि की गई थी। और नेपोलियन के पराजय कब हुई थी? 1815 में। तो इस प्रकार इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1815। ऑप्शन ए भी गलत है, बी भी और डी भी। इस प्रकार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया हिंद स्वराज लेखक की पुस्तक है, मतलब हिंद स्वराज जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो ये हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखी गई थी? महात्मा गांधी। ऑप्शन बी भी गलत, सी और डी ये रॉन्ग आंसर हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आगे देखते हैं। रेंडर पेस्ट का संबंध है, ये ऑलरेडी एक बार और क्वेश्चन आ चुका है। तो रेंडर पेस्ट क्या था? जब अफ्रीका में क्या था, महाबीमारी फैली थी जो मवेशियों में थी। जब क्योंकि भोजन के लिए मांस कहाँ जाता था? अमेरिका से यूरोप जाता था। तो मवेशियों में बीमारी ये फैली थी, इसका नाम ही क्या था? रेंडर पेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मवेशियों की बीमारी से। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गुमास्ता क्या है? बुनकर, कपड़ा व्यवसायी, वेतनभोगी कर्मचारी, ऊन बेचने वाले। तो जो गुमास्ता होता है वो वर्ड किसके लिए यूज किया जाता है? ऊन बेचने वालों के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊन बेचने वाले। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक हैं। तो कोई ये शायद कम से कम 5 सेट सॉल्व किए, तो इसमें से कम 3-4 सेट में हमें ये क्वेश्चन बार बार मिला है कि गुलामगिरी के लेखक कौन है। और आपने अगर सही से तृतीय क्लास को देखा हो तो आपको इसका आंसर भी पता हो गया होगा। गुलामगिरी किसकी रचना है? ज्योतिबा फुले की। देखो इस प्रकार देख सकते हो, रिपीटेड क्वेश्चन हमें लर्न भी नहीं करने पड़ते, तब भी आंसर लर्न हो जाता है। गुलामगिरी किसकी है? ज्योतिबा फुले की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका के स्वतंत्र राष्ट्र की बात की जाती है तो 1947 नहीं, 1948 ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1957 81 भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर क्या है? 1948। 1948 में श्रीलंका ने स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की थी और स्वतंत्र राष्ट्र बना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किया गया संवैधानिक प्रावधान। तो कोई एक होता है केंद्रीकरण में क्या होता है? शासन की सभी शक्तियां केंद्र में नहीं होती। और विकेंद्रीकरण क्या होता है कि शासन की जो शक्तियां होती है उसे विभाजित कर दिया जाए। तो महिलाओं का सांसद में प्रतिनिधित्व, ये गलत है, ये भी नहीं है। स्थानीय स्वशासी निकायों को संवैधानिक दर्जा तथा नियति चुनाव, ये भी गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। न्यायपालिका को स्वतंत्रता, ये भी गलत है, इससे भी कोई संबंध नहीं। लेकिन देखो, केंद्र तथा राज्यों के बीच कार्यों का वर्गीकरण, मैंने कहा था शासन में जो कार्यों का विभाजन होता है वो क्या होता है? विकेंद्रीकरण। तो ये क्या हो जाएगा? केंद्र तथा राज्यों के कार्यों का वर्गीकरण, ये इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। भारत में संविधान की दृष्टि से कौन सा कथन सही है? मतलब संविधान की दृष्टि से पूछा गया तो सनातन भारत का राजकीय धर्म है, ये गलत बात। भारत में कोई भी किसी भी धर्म को मान्यता नहीं दी गई, क्योंकि धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है हमारा। तो दूसरा ऑप्शन है अल्पसंख्यकों तथा उनकी संख्या के अनुरूप प्रतिनिधि। ये बिल्कुल सही बात है कि जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या के अनुरूप उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाए। जैसे काफ़ी अल्पसंख्यकों के लिए क्या होता है? रिजर्वेशन होता है, तो कुछ चीज़ें आरक्षित की जाती है। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है? लोकतंत्र की बात की जाए तो आपको पता है कि संसार का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक दलीय व्यवस्था बढ़ावा देती है। एक दलीय व्यवस्था किसको बढ़ावा देती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था को, अधिनिकायवादी व्यवस्था को, कुलीन तंत्र को, राजतंत्र को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? लोकतंत्र व्यवस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध है। देखो श्वेत क्रांति, हरित क्रांति ये सभी हुई थी और पीली क्रांति, लेकिन यहाँ हमसे पूछा गया श्वेत क्रांति। तो श्वेत क्रांति किससे होती है? दुग्ध उत्पादन से, क्योंकि दूध सफेद होता है, उसी से हिसाब से रखा गया। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध क्रांति से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। सोपान कृषि की जाती है।
उत्काद भूमि पर, ढाल वाली भूमि पर, मैदानी भूमि पर, मरुस्थलीय भूमि पर। तो जो सोपान कृषि की जाती है वो कैसी की जाती है? ढाल वाली भूमि पर। सीढ़ीनुमा खेती जो होती है उसे ही सोपान कृषि कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ढाल वाली भूमि पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हौज खास जलीय निकाय स्थित है। ये हालांकि पहली बार क्वेश्चन आया है। तो उड़ीसा, राजस्थान, कर्नाटक, दिल्ली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हौज खास कहाँ स्थित है? दिल्ली में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग? हल्दिया से इलाहाबाद, सदिया ध्रुवरी। इसका ऑप्शन यही हो जाएगा, हल्दिया से इलाहाबाद। और लास्ट में देखते कौन कौन आंसर दिए गए हैं। केरल से पश्चिमी तटीय नहर, काकीनाडा से पौंडीचेरी। लेकिन करेक्ट आंसर मैंने बताया था हल्दिया से इलाहाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है। ये क्वेश्चन एक बार और आ चुका है, तो मैंने पहले भी बताया था भारत की राजधानी, इलेक्ट्रॉनिक राजधानी किसे बोला जाता है? बेंगलुरु को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। ये तो दोनों ऑप्शन गलत हैं, तो ये भी गलत है। तो जो इलेक्ट्रॉनिक राजधानी है वो कौन सी है? बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन नंबर। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उदार बनाने का उद्देश्य है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने का उद्देश्य किसका है? IMF का, WTO का, नाटो का, वर्ल्ड बैंक का। देखो वर्ल्ड बैंक की व्यवस्था है, नाटो क्या है? एक सैनिक संगठन है, WTO क्या है? ये भी अलग संगठन है, लेकिन IMF क्या है? व्यापार से संबंधित है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? IMF। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने हर बार कहा है आपसे हमेशा कि क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ। आपने पहले भी पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 17-18 द्वितीय क्षेत्र में कितने प्रतिशत श्रमिक को रोजगार था? मैंने कई बार पिछली क्लासों में रिपीट किया है कि क्षेत्रक से क्वेश्चन जरूर आता है। हालांकि पूछा जाता है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीय क्षेत्रक। तो मैंने हर एक क्लास में बताया, फिर बताता हूँ कि प्राथमिक क्षेत्रक में क्या आता है? जो प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है। और द्वितीयक में क्या होता है? जो उद्योगों द्वारा बनाया जाता है। और तृतीयक में क्या आता है? सेवा, संचार और परिवहन। ये सब तृतीयक में आते हैं। लेकिन हालांकि यहाँ पर पूछा गया 17-18 में कितने प्रतिशत रोजगार श्रम का प्राप्त था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। ये तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वर्ष 19 में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी? मतलब जो सन 2000 वर्ष में भारत में जन्म के समय संभावित आयु कितनी थी सन 2019 में? तो 68.8 वर्ष। ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा, 68.8 वर्ष। ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब वर्ष सन 2012 में भारत के प्रति 1000 ग्रामीण परिवारों में कितने प्रतिशत साख स्रोत व्यावसायिक बैंक थे? मतलब पूछा गया कि ग्रामीण परिवारों में कितने परसेंट ऐसे लोग थे जो अपना ऋण वगैरह लेते थे, वो बैंकों से प्राप्त कर रहे थे, व्यावसायिक बैंकों से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25%। 33 भी गलत है, 18 भी, 40 भी। तो करेक्ट आंसर क्या है? 25%। तो हमारे 20 MCQ कंप्लीट हुए। हालांकि इसमें देखोगे तो कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे थे जो रिपीटेड क्वेश्चन से पिछली क्लासों में हमने किए थे। तो इस प्रकार से अगर आप सभी 7 बने रहते हो, सभी सेटों की प्रैक्टिस करते हो, लास्ट में जब 25 की एग्जाम देने बैठोगे तो आप 20 के 20 MCQ आपके प्रैक्टिस में ही मिलेंगे, और एक बार नहीं कई बार प्रैक्टिस किए हुए आपको मिलेंगे। तो आई होप हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस और तैयारी करते रहिए। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या हो न्यू वीडियो आने वाली की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कल मिलते हैं एक नई वीडियो और नई एक क्लास के साथ।